हाल ही में रक्षा मंत्री ने बोला कि भारतीयों को रेडी रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। ये एक पासिंग स्टेटमेंट है या देयर इज समथिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस? इफ वी हैव टू मूव इनटू एन ऑफेंसिव फोर्सेस एंड ऑफेंसिव पोस्चरिंग, आर वी रेडी एज अ फोर्स? भारत एक उभरती हुई शक्ति आ रहा है और उसमें डिफेंस में जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ चढ़ के आ रही है। हाउ प्रिपेयर्ड आर द इंडियन आर्म फोर्सेस टू बिकम अ ऑफेंसिव फोर्स? हमारे पास वो क्षमता है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है कि एक 70s का, 80s का, 90s का और एक नई जनरेशन का इक्विपमेंट को इंटीग्रेट कर। मैंने जो पढ़ा है कि आवर वॉर रिजर्व्स और आवर वॉर कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी इज 10 डेज। इजराइल 2023 7 अक्टूबर से जंग पे लड़ रहा है, रोज बमबारी हो रही है। क्या 10 डेज के वॉर रिजर्व रेशियोज के साथ आर वी गुड इनफ टू फाइट एंड टू पोज एज एन ऑफेंसिव फोर्स? इंजन इज आवर वीकेस्ट एरिया, एरो इंजन। भारत ने घातक ड्रोन्स बनाए हैं, अनमैन्ड, वो स्टेल्थ की तरह हैं। एक तरफ है इजराइल जिसको हमेशा से ब्लाइंड सपोर्ट मिला यूएस। नो, यूएस वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन डिफेंस बजट ऑफ $950 बिलियन। ऐसी शक्ति को ऑफेंसिव फोर्स में पोस्चरिंग दिखाने में कि वो जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आउट ऑफ चॉइस है या आउट ऑफ कंपल्शन है। क्योंकि मेरा जो प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, अगर मैं उसको बेंचमार्क मान के चलूंगा देन मैंने अपना बार ही काफी नीचे रखा। How much money do you think our country can afford when people ask why are we not buying more C-17? एक तरफ हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, दूसरी तरफ हम राफेल की डील साइन कर रहे हैं $35 बिलियन। The nation has failed to tap this trained resource. मुझे लगता है वी आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट अ राफेल डील। वे बैक इन 90s जब डेंगी पहली बार ही आया, इंडियन आर्मी आके हेल्प कर। सर, हाउ वेल डज ब्यूरोक्रेट्स अंडरस्टैंड द फोर्सेस? अ डिफेंस सेक्रेटरी और अ ब्यूरोक्रेट, वेयर इज अ कंट्री गोइंग रॉन्ग इन लीडरशिप? जब आप एयर इंडिया 171 का ये- क्रैश, अभी ये- जो पिछले साल एयर ये इंडिया सब, 171, correct. उसकी जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम गई है DGCA, उसमें एक भी पायलट नहीं, और उन्होंने It was report headed में- by an engineer. तो अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है हाईवे पे तो आप अपने सर्विस सेंटर वाले को भेजते हो कि इन्वेस्टिगेट करके आके क्या खराब हुआ है। मतलब उस इन्वेस्टिगेशन में आप बोल रहे हैं कि कोई भी पायलट नहीं? तो जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे द डिसीजन मेकिंग टू अ लोकल फील्ड कमांडर, बिकॉज वो अपने ऊपर फोन करेगा, वो उसके अपने ऊपर फोन करेगा, वो अपने ऊपर फोन करेगा, फिर उसी चैनल से डिसीजन आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है। Jai Hind friends, welcome to Revelations with Manas ji. I'm very honored कि today for the first time I have a very decorated Air Force officer on my show and इनसे बहुत कुछ सीखने को है। Please welcome Air Marshal Sanjeev Kapoor sir. So thank you so much for joining. थैंक यू मानस। आपकी पर्सनालिटी इतनी विविध है कि आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट टू, बिकॉज यू बीन कमांडेंट इन NDA, यू बीन कमांडेंट इन एयर फोर्स एकेडमी, यू टॉक अबाउट लीडरशिप, यू टॉक अबाउट मेंटरिंग, लेकिन जो आपकी फॉलोइंगशिप है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर व्यूज़ ऑन जियो पॉलिटिक्स अबाउट इंडियन एयरफोर्स, जो आप नॉलेज शेयर करते रहते हैं। एंड उसी संदर्भ में मेरे को आपसे बहुत सारे सवाल थे सर, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू मानस, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सर। सो जस्ट टू स्टार्ट विद, हाल ही में रक्षा मंत्री ने बोला कि भारतीयों को रेडी रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। ये एक पासिंग स्टेटमेंट है या देयर इज समथिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस? When a very senior politician speaks from a podium, it is not off the cuff remark. It has a deep meaning. उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो जैसे आपने कहा कि रक्षा मंत्री ने बोला कि we should be ready, तो it means somewhere the thought process now has evolved कि हम reactive response की बजाय proactive होना चाहेंगे। तो 1947 से एंड ऑफ सिंदूर तक all our skirmishes, wars, everything have been reactive. करेक्ट। But with theaterization, with carving out specific verticals, tri-service verticals, the need is now, in my appreciation, I have no official this thing. I'm respect also that, sir. like you watching the television or the news channels. मेरी समझ से ये है कि अभी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अभी जो थिएटर कमांडर्स हैं, जो फील्ड कमांडर्स हैं, जैसे ऑप सिंदूर में भी था, द ब्रिगेड लेवल एंड द कंपनी लेवल और द बटालियन लेवल पीपल वर गिवन फ्री हैंड। बिकॉज अगर आप ईरान में भी अभी देख रहे हैं तो जो 31 प्रोविंसेस के जो हेड्स हैं, दे आर लाइक इन हाइड्रा, दे आर। तो जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे
the decision making to a local field commander, because वो अपने ऊपर फ़ोन करेगा, वो उसके अपने ऊपर फ़ोन करेगा, वो अपने ऊपर फ़ोन करेगा, फिर उसी चैनल से डिसीजन आएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है. दैट इज़ वन. एंड सेकेंडली, जो लोकल फील्ड कमांडर होता है उसको पल्स पता होती है. तो मेरी समझ से अगर भारत अब इस स्टेज में आ गया है कि वी कैन डिक्टेट टर्म्स, एंड जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे हित में अच्छा नहीं है या गलत होने वाली है, वी कैन टेक अ प्रीएम्प्टिव एक्शन. एंड उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट देखी जा सकती है मेरी समझ से. सर, बिफोर आई गेट इनटू द निटी-ग्रिटी स्टेटमेंट की, ये मेरे को अपनी नॉलेज के लिए चाहिए था कि जैसे हम फील्ड कमांडर की बात करते हैं, टिपिकली फील्ड कमांडर जिनको हम फ्री हैंड देने की बात कर रहे हैं फौज में, इनका कितना अनुभव और किस रैंक पे होते हैं? See, a brigadier typically is around 20 to 25 years of service. So he's gone through everything and he is at his peak fitness. He is having उसके नीचे आर्मी में he has got 3 battalions under him, and उसकी पूरी डिप्लॉयमेंट रहती है. जोग्राफिकली बहुत एरिया को वो कंट्रोल करता है. And he has got everything now. He's got artillery, he's got armored, he's got engineers, he's got signals, brigade के जो verticals हैं, he's got his own headquarters. तो वो एक डिसाइसिव एक्शन ले सकता है. सो इट इज़ अ ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक, जिसमें इतना आपको अनुभव और इतनी कॉम्बैटनेस आप में आ चुकी होती है कि आपको ये पता होता है कि ओके फाइन, यहाँ पे मुझे एक्शन लेना है और यहाँ पे मेरे को पूछना है. एंड इन टोटली हॉस्टाइल रीजन, इवन ए बटालियन कमांडर अगर स्पार्सली डिप्लॉयड है, इज फिट इनफ टू टेक अ कर्नल, फुल कर्नल, हाँ, 18 साल 20 साल की सर्विस वाला इज कैपेबल टू टेक अ डिसीजन. नाउ सो हमने बात की कि यहाँ पे परहैप्स हम लोग एक डिफेंस फोर्स के पॉइंट से हम एक ऑफेंस फोर्स या ऑफेंसिव पोस्चरिंग में जाने की सोच रहे हैं, हो सकता है. हाँ जी. इट्स अ स्पेकुलेशन, जैसा आपने बताया कि इट्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, और मैं आपके अनुभव से वही सीख रहा था. Now, considering that हम लोगों ने, if we have to move into an offensive forces and offensive posturing, are we ready as a force? मैं इसको उस संदर्भ में देखना चाहूँगा कि अगर आप ईरान में ही देखें, offensive force US है. Now, there are numbers on both the sides. वो कह रहे हैं कि 90% उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी एंड सो ऑन, एंड ईरान का अपना एक नैरेटिव है. हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू बी ऑन द बोथ द साइड्स. इसी को अगर हम इवन यूक्रेन रशिया के संदर्भ में भी देखें, इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 4 years द वॉर हैज़ बिन गोइंग ऑन, एंड द आर्टिलरी हैज़ बिन पुश बैक, न्यू वॉरफेयर हैज़ कम. सो द वे यू लुक एट इट कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इन द टेक, इन द वॉरफेयर, हाउ प्रिपेयर्ड आर द इंडियन आर्म फोर्सेज टू बिकम अ ऑफेंसिव फोर्स? सी, ये जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है यूएस इजराइल अगेंस्ट ईरान, इन माय अप्रिसिएशन दिस हैज़ बीन हरिडली executed. If you see the Gulf War in which Kuwait was liberated, 90s, end 90s, उसके अंदर over 7 lakh people were mobilized, and for about 40 odd days the op logistics worked. They pre-deployed, and the complete NATO countries had practiced integrated, and then they carried out this exercise. Second Gulf War, in which Saddam Hussein was removed, 2005-6 period, 350,000 troops were mobilized. Preparation went on for a month plus. Op logistics, integration, deployments, practices, simulations, tabletop, war gamings, then they executed. This 20th February 26, in my opinion, was primarily executed to take the advantage wherein they felt that if we remove the top leadership, the country which itself is reeling under lots of sanctions, where a common man is disillusioned because of high inflation and massive control over day-to-day lives in their functioning and freedom,
will come on the streets and topple the regime. But it didn't happen. Then इन्होंने बोला कि हम उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत B-2 bombers flew all the way from US Yes, sir. and came and bombed and went back. Natanz, Isfahan, all those places. Fordo. They couldn't destroy because जो समझ है ईरानियंस की मेरी एप्रिसिएशन में वो बहुत हाई है. ईरानियंस ने क्या किया जब सद्दाम हुसैन को नीचे किया, उसके अगर आपने देखा हो टिपिकली उनका एक स्टैचू सद्दाम हुसैन का, हाँ, उसके बाद आई वाज रीडिंग कि ईरान में एक बैठक हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या है कि हमारी अगर टॉप लीडरशिप चली जाए तो पूरा कंट्री ख़त्म हो जाए. उन्होंने उस टाइम पे निर्णय लिया आज से 20 साल पहले कि हम हाइड्रा टेक्निक को अपनाएंगे. हाइड्रा में एक सर काट दो तो नए सर निकल आते हैं. करेक्ट. तो उन्होंने जो अपने 31 प्रोविंस हैं उसके 31 प्रोविंसेस के लीडर्स को सील्ड वॉर प्लान्स एंड असेट्स एंड डायरेक्शंस दे दी हैं और बोला कि अगर किसी कारणवश से टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाए या इनकम्युनिकेशन हो जाए, यू आर फ्री टू एग्जीक्यूट योर वॉर प्लान्स. एंड दीज वॉर प्लान्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर लास्ट 20 years. सेकेंड, ईरानियंस ने जब डेलीगेट किया अपनी पावर्स, एंड दूसरी चीज़ जब ईरान इराक वॉर हुई 8 साल की, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट टाइम इराकीज वर सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स. राइट. दे रियलाइज़ के सरफेस के ऊपर अगर कुछ भी रहेगा तो सैटेलाइट्स उठा लेंगे. एवरी मूवमेंट, एवरी डिप्लॉयमेंट, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कम्स अप ऑन सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी पिक्ड अप बाय द US सैटेलाइट्स. तो ईरान ने ये दो मेरी समझ से स्ट्रेटजीज अपनाई जो उनको अभी इस युद्ध में काम दे रही हैं और ये पिछले 20 से 30 साल के काम हैं. उन्होंने ज़मीन के नीचे दे स्टार्टेड मेकिंग टनल्स, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग फैक्ट्रीज, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग assembly of their missiles and drones, they started linking these tunnels, they started interlinking these जो हिल्स हैं जैसे ज़ैग्रेब माउंटेन्स हैं, right. उसके अंदर उन्होंने वर्टिकल साइलोस क्रिएट किए हैं. उसके अंदर द लेटेस्ट मिसाइल्स आर डिप्लॉयड. ऊपर जंगल हैं, एक कैनोपी उठती है, उसके अंदर से मिसाइल फायर करती है और उसका पूरा लॉन्चर अंडरग्राउंड मूव करके दूसरी जगह चला जाता है. इवन इफ द एनिमी पिक्स अप द लोकेशन ऑफ दिस थिंग एंड अगर वो स्ट्राइक भी करते हैं तो, और ऐसे अगर आप गूगल भी करके देखें, यू जस्ट टाइप एंड सी मिसाइल सिटीज़ ऑफ ईरान, तो आपको 15-15, 10-10 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच मिलेंगे जहाँ पे 25 से 30 एंट्रेंसेस हैं, विच यू कैन सी ऑन गूगल मैप्स, एंड विच आई वॉज रीडिंग आर एज डीप एज 300, 400, 500 मीटर्स. और जो अमेरिका का बॉम्ब है जो उन्होंने राइजिंग लायन में गिराया, वर्ल्ड का हैवीएस्ट GBU 57, करेक्ट सर, उसकी मैक्सिमम पेनिट्रेशन इज 200 feet, विच इज़ जस्ट 60 meters. इट मीन्स आज की डेट में मैन मेड अगर कुछ भी चीज़ है, कन्वेंशनल वेपन अगर आप ड्रॉप करते हैं, उसकी जो पेनिट्रेशन है कॉन्क्रीट से नीचे डेप्थ तक जाएगा वो 200 अबाउट 60 meters. उसके नीचे कुछ भी है वो बारिंग न्यूक्लियर एंड अदर थिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इट आउट. तो इन्होंने पूरे के पूरे सिटीज़ पिछले 20-25 साल में दे हायर्ड द बेस्ट जियोलॉजिस्ट, they hired the best infrastructure people, they hired and bought the best drilling machines from Germany, China. They started manufacturing highways under the surface. In spite of sanctions. हाँ, in spite of sanctions. अगर जो अभी आप हॉर्मुज में देख रहे हैं, they are interconnected, सी के नीचे टनल्स हैं, तो आप ऊपर जितना मर्जी उनकी reinforcements, तो इसीलिए Americans are very scared to put troops on ground. ये जो सीज फायर हो रही है, ये जो 21 माइल की जो चैनल है, उसके अंदर नॉट ओनली माइंस, नॉट ओनली देयर कामाकाजी बोट्स और देयर ड्रोन्स, इट इज़ द टनल्स विच हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ लिंकेजेस विद द मेन लैंड विच द अमेरिकन्स आर स्केयर्ड ऑफ. दूसरी चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए, अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर 24 में, आफ्टर 7 अक्टूबर 23 जब हमास युद्ध स्टार्ट हुआ, तो द Israelis launched
a major preemptive against Iran in October 24 and उसमें इनके करीब 100-150 जहाज का पैकेज आया. They took out their air defense radars of Iran. 13 जून को ही हुआ. नहीं, सॉरी हमास की 24 बात कर October 24. करेक्ट. फिर लास्ट ईयर इट वाज द 12-day war Correct, of Rising Lion. Lion. हाँ, उसमें अगेन द इजरायलीज brought in about 200 aeroplanes and Correct. took out large amount of. So the western Iran and the central Iran की जितने भी इनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उसको काफ़ी हद तक इन्होंने डैमेज किया और न्यूट्रलाइज किया. अब ये जो 28 फरवरी से युद्ध स्टार्ट हुआ है एपिक फ्यूरी, उसमें अगर आप देखें the American losses are far too many air losses compared to the Israeli losses. Nobody is talking about Israeli air losses. And उसका मुख्य कारण ये है कि the American forces are deployed in the south now. So the central and the western part was taken care by the Israelis, and now also the Israelis are operating in that sector. But the Americans entered this conflict From the south. not very well prepared. The Arab countries pilots are not operationally ready, जिनके साथ इन्होंने फ्लाइंग. आपने देखा होगा कि कुवैती शॉट डाउन 3 F-15. करेक्ट सर. बिकॉज मतलब जो फर्स्ट कैजुअलिटी तो अपनी हाँ, फ्लाइट. हाँ, तो अब वो उन्होंने जंग तो देखी नहीं है अरब पायलट्स ने. दे हैव नेवर फॉट एनी एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट. एंड इतना स्ट्रेस आ गया था कि दे हैड टू पुल, द अमेरिकन्स हैड टू पुल ऑल देयर एसेट्स फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस into this region to protect. The radars were deployed because जो THAAD है, जो Iron Domes हैं, जो David Sling हैं, जो Arrows हैं, they were not capable of countering the Iranian drone and missile का जो bombardment. And there is a lesson here कि 25-30 हज़ार डॉलर का जो ड्रोन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मिलियन की जब मिसाइल्स लगा रहे हो, दैट कॉस्ट डिफरेंस इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड टू पिंच. एंड इन्होंने ये जो लार्ज अमाउंट में एसेट्स भेजे हैं टू द यूएस बेसिस इन द गल्फ रीजन जहाँ से अटैक्स हो रहे हैं, इट टोटली अपसेट द प्लानिंग. और इनके जो रडार्स हैं, जो थर्ड रडार्स हैं, जो एपी रडार्स हैं इनके, जिसकी वैल्यू 1.1 to 1.2 बिलियन डॉलर्स है ईच, जो इनके आइज़ एंड ईयर्स हैं, वो ईरानियंस ने फर्स्ट स्ट्राइक में निकाल दिया. अब क्या हुआ, आइज़ एंड ईयर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट वर टेकन केयर ऑफ इन द फर्स्ट स्ट्राइक्स. अब उन्होंने स्वॉर्म ड्रोन्स बनाए और ये इनके अपने बने हुए हैं, शायद 131, 136, 131. ये जाके कामाकाजी उसके अंदर अलॉन्ग विद द हेड, वॉर हेड, they are going and just going into the targets. And not only that, they had planned in a beautiful way wherein first they take out the military targets, then they took out economical targets, then they took out इनके IT जो US के interests हैं जहाँ से world इनका control होता है. So they started compressing them at places where it started to matter. And for that I will give them absolute credit because they grew in silence. And इस वॉर में एक चीज़ ज़रूर निकल के, अभी सीज़ फायर चल रही है, इस चीज़ ज़रूर निकल के आई है कि पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज़ में ईरान की छवि है वो बहुत ऊपर हो गई है. आउट ऑफ दोस 56 Iran is coming out as a supreme leader. यस, वो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में छाती चौड़ी करके कह सकता है कि वी वर द वन हु टुक ऑन द माइट ऑफ US and Israel together and held them and brought them to table, and for 40 days plus they couldn't make us bomb. तो ये एक बहुत important lesson है इस पूरी analysis में. So are we saying कि अमेरिकन्स ने कभी इतना एस्टिमेट ही नहीं किया था कि हाँ, वो तो बोल रहा था कि बहुत फास्ट हो जाएगा, वीक 10 days में ख़त्म हो जाएगा. तो उन्होंने फर्स्ट डे ही उनके टॉप लीडर्स निकाल दिए, सुप्रीम लीडर निकाल दिया, मिलिट्री लीडर्स निकाल दिया, IRGC हेड निकाल दिए, उनके जो भी थिंक टैंक्स हैं उनको निकाल दिया. तो उन्होंने सोचा कि अब एक, बट इरानियंस वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कंटीजेंसी. ना सर, इसमें सवाल ये है कि व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम देयर. यस, बिकॉज मैंने जो पढ़ा है कि आर वॉर रिजर्व्स
or our war capacity, fighting capacity is 10 days. Pakistan could be having 7 days. And these are credible resources from where I would have interacted or I would have spoken. But anyway, I'll take your point, जो भी आप कहेंगे इस पे. So, एक तरफ हम बोल रहे हैं हम ऑफेंसिव फोर्स बनने जा रहे हैं, हम प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं. इजराइल 2023 7 अक्टूबर से जंग पे लड़ रहा है, रोज बमबारी हो रही है. वॉर्स आर फॉट ऑन सप्लाई चेन्स, राइट, नॉट शॉर्ट टैक्टिकल बैटल्स. क्या 10 days के वॉर रिजर्व रेशियोज के साथ आर वी गुड इनफ टू फाइट एंड टू पोज एज एन ऑफेंसिव फोर्स? सी, ऑप सिंदूर के बाद, मई 2025 के बाद, जब भारत ने in 88 hours brought the Pakistanis onto the table asking for ceasefire, and India rightly so at that stage decided to call off. There's a lot of media में आया था. I also went on a lot of channels. जब हमने उनको दबाया हुआ था तो ख़त्म ही कर देते, ये कर देते. But there is a trap. अभी जैसे आपने बोला 4 साल से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ठीक है. 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लड़े जा रहा है. 900 दिन से ज़्यादा उनके सोल्जर्स लड़ रहे हैं. दे आर फटीग्ड. दी कंट्री के अंदर इतना अनरेस्ट है. बोथ अभी अमेरिका सिर्फ पिछले 50-55 दिन से इसमें है कॉन्फ्लिक्ट में. सी द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट आर हैपनिंग इन अमेरिका. द प्राइस ऑफ गैसोलीन, द प्राइस ऑफ डे टू डे थिंग्स फॉर एन एवरेज अमेरिकन इज़ व्हाट. उनको कोई मतलब थोड़ा ना कि कितने टॉमाहॉक्स और कितने बाकी मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल चली हैं. उनको ये है कि 7 या 8 डॉलर का गैलन हो गया है फ्यूल इन सम स्टेट्स इन यूएस. इट्स क्रॉस्ड अबाउट 5 मैनी. सो वो उनको डे टू डे जो उनकी लाइफ है वो जब अफेक्ट होनी स्टार्ट होती है, एंड इन देयर ओपिनियन इट इज़ एन अनजस्ट वॉर, बिकॉज neither the Congress was taken into the loop, neither the opposition was taken into the loop, neither a public, neither the NATO and the allies, neither the United Nations were taken into confidence. So this was a hurriedly put through campaign. जैसा आपने बोला कि they thought कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. and to my appreciation, जो वेनेजुएला में इन्होंने किया 3 जनवरी को, they abducted Maduro. With that as a mindset के ये तो मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज हमने उसको कुछ घंटों में ही वहाँ से अबडक्ट कर लिया है. तो ये आई थिंक सो दे मिसकैलकुलेटेड. सो फाइन, दे मिसकैलकुलेटेड. माय पॉइंट इज कि इंडिया की अगर मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ, नाउ एक तरफ है इजराइल जिसको हमेशा से ब्लाइंड सपोर्ट मिला यूएस. नाउ यूएस वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन डिफेंस बजट ऑफ $950 billion, राइट. ऐसी शक्ति को ऑफेंसिव फोर्स में पोस्चरिंग दिखाने में, मतलब अगर देखा जाए तो वो जो हिंदी में कहते हैं सर नाको चने चबाना उनके लिए हो गया हुआ है, राइट, जो ईरान ने उनके साथ कर रहे हैं. इट्स नॉट एन ईजी फॉर दैट दे आर फाइटिंग एनी मोर. मैं अपनी इंटरनल अगर चीज़ों को देखूँ, राइट, ठीक है, इट्स अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव कि हमने बोला कि यार वॉर बैटल शुड हैव अ क्लोजिंग पॉइंट. आई टोटली कॉन्कर विद दैट. माई पॉइंट इज़ कि वो जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आउट ऑफ चॉइस है या आउट ऑफ कंपल्शंस है. क्योंकि मेरा जो प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, राइट, अगर मैं उसको बेंचमार्क मान के चलूँगा देन मैंने अपना बार ही काफ़ी नीचे रखा हुआ है. हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी हमारा नॉर्दर्न नेबर है. ये इज़ एब्सोल्युटली क्लियर नाउ. करेक्ट सर. बिकॉज दे आर वन. ऑप सिंदूर में द इक्विपमेंट वॉज चाइनीज. इट इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट in which the Chinese equipment was tested, चाहे वो HQ-9 हो, चाहे HQ-16 हो, उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे GF-17 हो, चाहे PL-15 हो, PL-10 मिसाइल्स हों, ये पहली बार ही यूज़ हुई हैं. हमारे को एक इंटैक्ट PL-15 मिली है भारत में, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि DRDO ने उसको रिवर्स इंजीनियर करा के हमारी जो नई अस्त्रा मिसाइल्स आ रही हैं उसमें उसका तोड़ लगाया. दीज आर वंडरफुल डेवलपमेंट्स. मैं आपके उत्तर देते हुए ऑप सिंदूर के बाद अगर आप देखें तो 17 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट भारत आए. 17 कंट्रीज. उसमें से 15 ने FTA साइन किया हमारे साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. डिस्पाइट सैंक्शंस हमारे अपने प्रधानमंत्री करीब 14 देश गए हैं.
after Op Sindoor and have done after Op Sindoor. The kind of response the world is giving is because भारत एक उभरती हुई शक्ति आ रहा है और उसमें डिफेंस में जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ चढ़ के आ रही है। हमारे पास वो क्षमता है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है कि एक 70s का, 80s का, 90s का और एक नई जनरेशन का इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करना। आप उसको अडेप्टेशन कह लें, आप उसको जुगाड़ कह लें, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, बट ये क्षमता है। चाहे हमारी L-70 गन्स हैं, Zu 23 हैं, शिल्का हैं, पिचोराज हैं, आकाश हैं जो नई हैं, उसको इंटीग्रेट करके सियाचिन से लेके और रन ऑफ कच्छ से लेके ISCCS के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करके हम सेंसर शूटर का फ्यूजन करके इस ऑप सिंदूर में डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेपन कब फायर करेगा, कौन से एयरक्राफ्ट कौन सी उसको कौन एंगेज करेगा। ये जो डेवलपमेंट है, जो S-400 हमने रशिया से ली हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हमारे हिसाब से हमने डेवलप किया। जो ब्रह्मोस है उसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है और कैसे हमने अपने हिसाब से उसको बनाया है, ये दुनिया ने देखा है। और ऐसे ही नहीं है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आगे भारत में बोल रहा है, जर्मनी वाला, अभी हमारे रक्षा मंत्री जर्मनी गए हुए हैं, हमारे पास UK के अभी चीफ आए हैं, हमारे CDS उनके CDS से मिल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स UK में जाके उनके पायलट्स को सिखाएंगे, UK के नेवल पीपल इंडिया में सबमरीन की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, UK के लोग, जर्मनी के लोग, फ्रांस ने अपना साफरान का सेटअप यहाँ पे कर दिया है, MRO, करीब 500 से ऊपर राफेल्स का ऑर्डर पड़ा है। उनके पास जो बोर्दो में उनकी फैक्ट्री है उसमें 30 से ऊपर बनते नहीं हैं, सो दे आर लुकिंग एट इंडिया, नागपुर के पास फाइनल असेंबली लाइन, तो वो बन रहे हैं। एम्ब्रेयर हैज़ डन कॉन्ट्रैक्ट विद महिंद्रा, HAL हैज़ डन कॉन्ट्रैक्ट विद सुखोई, Airbus and CASA is manufacturing C-295 in India. Lockheed has done contract with HAL. They want to build C-130s and overall in India. The Boeings want to bring in their C-17 Globemaster MRO and repair and in fact manufacturing assembly line here in India. और आप बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा कि इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ C-17 इन द वर्ल्ड, 11 है हमारे पास सर। तो ये सारी चीज़ें भारत को एक एंड नॉट ओनली दैट, 5th जनरेशन जो हमारा M का बन रहा है उसमें पहली बारी HAL हैज़ बीन केप्ट आउट। आडा के डिज़ाइन पे 3 प्राइवेट कंपनीज, टाटा एडवांस्ड, L&T एंड भारत फोर्ज विल फ्लाई द प्रोटोटाइप। उसके लिए ये तीनों कंपनीज अब दुनिया के और देशों में जा रही हैं, उनसे कोलैबोरेट कर रही हैं। तो ये जो इकोसिस्टम बन रहा है डिफेंस का हमारा, एंड विद एक्सपोर्ट्स, आई थिंक सो 12 या 15 गुना हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं पिछले 10 सालों में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत ही फास्ट बढ़ने वाले हैं। येस, आर वी एट दैट लेवल? नो। आर वी स्टिल शॉर्ट? येस, बट वी आर ऑन द राइट पाथ। तो दैट इज़ हाउ आई विल एंड द स्टेटमेंट। सर, आई हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस, क्योंकि ठीक है, फाइन, मे बी वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब मुझे नहीं पता कि राइट ट्रैक पे हम, क्योंकि अगर आप गो बैक, एक तरफ हम बोल रहे हैं, यू नो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्पोक अबाउट, आपने बात की कि प्लेटफॉर्म्स एंड सो ऑन की। ना हम राइट ट्रैक पे 60s में भी थे जब हमने मारूट बनाया था, राइट? मारूट को हमने छोड़ दिया, सुपरसोनिक जहाज को छोड़ दिया, उसके बाद वी वर सबसोनिक्स, देन वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग। एक तरफ हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, दूसरी तरफ हम राफेल की डील साइन कर रहे हैं $35 बिलियन की, यू नो। इंजन इज़ आर वीकेस्ट एरिया, एरो इंजन। दुनिया में लोगों को समझ ही नहीं आता है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो बनाने की है वो एक फाइटर जेट का एरो इंजन। उसमें दुनिया में 4 या 5 ही देश बना पा रहे हैं, और भारत ने पिछले 30-35 साल से करोड़ों रुपए खर्च दिए हैं और हमसे नहीं बना। उसके अंदर हमारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मेटलर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, हमारे को क्रिस्टल चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं, हमारे को टेस्ट बेड्स चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं, और इसमें जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारे को प्रिसीजन टूल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इट इज़ इन माइक्रो मिलीमीटर, नहीं माइक्रो मिलीमीटर, उस उतनी फाइननेस की हमारे को चीज़ें चाहिए। अब जो देश जिसने 30-40 साल लगा के
चाहे वो साफरान हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे वो रशिया का AL-31 हो, या GE के 404, 414 जो कॉमनली दुनिया में चलते हैं, वो बोलेंगे साहब हमने अरबों अरबों रुपए लगा के इंजन बनाए, हम आपको ऐसे कैसे दे दें। तो अब हमने अपना जो बनाया कावेरी इंजन जो GTRE ने बनाया, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी वो घातक में यूज़ हो रहा है। भारत ने घातक ड्रोन्स बनाए हैं अनमैन्ड, वो स्टेल्थ की तरह हैं। ये जो इंजन है जो LCA में लगना था, जिसकी अराउंड 50 to 55 किलो न्यूटन्स उसकी थ्रस्ट आई है, बिकॉज ये रीहीट के लिए नहीं बन पाया हमारे से, और कोई कंट्री हमारे साथ शेयर करने को तैयार नहीं था। तो अब भारत ने, जैसे हमारे का मुहावरा भी है, अगर दूध फट जाता है तो फिर वो पनीर बनाते हैं घर में। सर तो पॉइंट, अब आप मतलब अगर आप टिपिकली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 90 से 110 किलो न्यूटन की जरूरत होती है। हाँ जी, हम 30-40 की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ड्रोन ही उड़ेगा। हाँ, अब नहीं बना पा रहे तो उसमें आई एम कमिंग टू दैट सर। द पॉइंट इज कि मैं कहूँ कि हम नहीं बना पा रहे, इज इट अ कैपेबिलिटी इशू और एन इंटेंट इशू? सी इट इज़ हमारा वर्क कल्चर ही नहीं है, रिसर्च। मुझे अब बता बेटा, कॉलेज में हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एनकरेज टू डू रिसर्च, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास 9, 10th, 11th जब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से या उससे पूछते हैं सडाउन, वो आंसर लिखता है आंसर पेपर में, उसका अगर बुक के हिसाब से ओरिजिनलिटी हमारे देश में नहीं है इन एकेडमिक्स। और आप देखेंगे हर बच्चा जो रिसर्च करना चाहता है वो विदेश भाग जाता है, वहाँ पे उसको पैसा मिलता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, और उसको अनएंडिंग फंडिंग मिलती रहती है एज लॉन्ग एज ही इज़ गोइंग इन द डायरेक्शन। आप मैं गया था, आई मेट दिस प्राइम मिनिस्टर्स का ये जो बोइंग 777 है, आई वॉज द प्रोजेक्ट हेड, वी वेंट टू पैनासोनिक फैक्ट्री इन US। मैं दंग रह गया कि उसके अंदर एक R&D विंग है, ह्यूज स्ट्रक्चर, एवरी फेस आई सॉ देयर वाज ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज इन US। These are the minds which de novo are sitting and doing research and developing things. अमेरिका क्यों आ गया दुनिया में हर चीज़ से? एक तो उनके 800 मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया में, इन 70+ कंट्रीज, 800 मिलिट्री बेसिस। वो जहाँ से चाहें जब चाहें अपने असेट्स मूव करते हैं, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपने द नेक्स्ट कंट्री विच हैज़ बेसिस अब्रॉड इज, गेस हाउ मच मान? 5 abroad 800 and the 5 next is 5. This is where you have to अब मैं कल ही आई जस्ट ट्वीटेड लास्ट नाइट कि अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव मूव्ड इनटू, एंड लास्ट नाइट प्रेसिडेंट ट्रम्प आस्क्ड हिज नेगोशिएटर्स टू बी ब्रॉट बैक, नॉट टू गो टू पाकिस्तान। टाइम बर्बाद मत करो, आ जाओ वापस आ जाओ। नाउ देयर इज दिस पीरियड ऑफ 14, 15, 16 डेज या 20 दिन है, हैज़ बीन टेकन टू रीग्रुप, रीअसेस, रीडिप्लॉय, री-स्ट्रेटजाइज। बट एयर कैंपेन, एक लेसन जब आप पूछ रहे थे, एयर कैंपेन्स विल नॉट गेट यू द फाइनल रिजल्ट। इट हैज़ टू बी फुट ऑन ग्राउंड, दैट पीपल विल हैव टू गो ऑन ग्राउंड टू फिजिकली ऑक्यूपाई दैट प्लेस। अब जो आपने वो देखा होगा 3 अप्रैल की जो F-15 के वेपन सिस्टम ऑपरेटर को निकालने की आपने जी पढ़ा होगा, उसी रात में 2 C-130, 4 हेलीकॉप्टर्स खत्म हो गए, ब्लैक हॉक्स, और एक F-15 जो शूट डाउन हुआ, उसके बाद एक A-10 जो वापस आया था उसको भी शूट डाउन कर दिया, और इसको इवैक्यूएट करके लेके गए। उसी रात में $500 मिलियन के एयर सेट्स में ही खत्म हो गए, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लीव एनी पायलट बिहाइंड, बिकॉज in this negotiations that person can be that's what happened when Nachiketa got captured in after Kargil, or Abhinandan got captured after Balakot. The complete nation wants their people back, and that has a meaning, and ये
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अमेरिका अभी इस दौर में है कि वो नहीं चाहेगा कि बॉडी बैग्स वापस आएँ, उनके ट्रूप्स कहीं मारे जाएं इस, और जब जंग में नीचे उतरेंगे तो दिक्कत होएगी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की अमेरिका ने, पहले ये जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उन्होंने दे coaxed the Kurds to come in. Correct. They coaxed the other rebel groups of Shias who are based out of Iraq and Turkey to join. They coaxed the जो militias हैं, जो freelance हैं, कि आप ईरान में घुस जाइए, but none of them agreed. And America themselves are not wanting to put their soldiers on ground. तो ये जो कारण है, इसके कारण ये युद्ध अभी स्टेलमेट कंडीशन में है. Gulf of Hormuz is blocked. The pressure is being felt by the world because it's not only energy, that is the oil and the gases, the LPG which runs lots of factories, the PNG, the helium gas which makes semiconductors, which is used for quantum computers. ये सारी industries are dependent on these assets to come from this place. And मैं पढ़ रहा था कि UAE बोल रहा है कि हम pipelines ले करेंगे. Saudi is saying कि we will boycott this area, Gulf of Hormuz, हम Red Sea से करेंगे. But geography has its own limitations. All these things will take time. Overnight नहीं होगा. And this pinch is now being felt globally about this war. सर हमने C-17 की बात की, हमने 12 खरीदे थे, एक क्रैश हो गया था अनफॉर्चुनेटली. नहीं 12 नहीं खरीदे, C-130 क्रैश. C-130, हाँ, not C-17. sorry for that, sir. So मैंने कहीं पे पढ़ा था सर, correct me if I'm wrong, कि this was in 15 में बोइंग की C-17 की प्रोडक्शन लाइन बंद क्लोज्ड. हाँ जी. उससे पहले उन्होंने इंडिया को ऑफर किया था कि you want तो हमने खरीदा ना, उस टाइम एक ही था स्पेयर. Correct. तो पहले हमने 10 खरीदे थे, उसके Correct. बाद हमने एक और खरीदा तो 11. तो उसके बाद उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद हो गई है. Now sir, if you look at the numbers, the US has close to 400 odd C-17 is what I was. 300 के आस 280-300. 280-300 के आसपास है. Thanks for आपको correcting me. कीमत पता है? बिफोर यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आपको C-17 की कीमत पता है? Sir, I know it's an expensive aircraft. नहीं ऐसे गेस्ट सब $100 million के आसपास, if I'm not wrong. करीब 2400 करोड़ रुपए का एक जहाज है. एक जहाज, नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म, उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम, Okay. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सिमुलेटर्स, उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेंटेनेंस, AMCs, और उसके स्पेयर एंड रोटेबल जो एक प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं, अलॉन्ग विद ऑल दी पैरा एंड अदर इक्विपमेंट, नाइट विजन गॉगल्स और जो भी सपोर्ट सिस्टम आता है, पर प्लेटफॉर्म कॉस्ट 2400 करोड़. अगर हमने 10 खरीदे हैं तो 24,000 करोड़ के हमारे वो असेट्स आए हैं. हाउ मच मनी डू यू थिंक आवर कंट्री कैन अफोर्ड व्हेन पीपल आस्क व्हाई आर वी नॉट बाइंग मोर C-17? Sir, let me ask you this. हाँ. How much money should we be spending? क्योंकि मेरा यहाँ पे सवाल ये है See, ये कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी. मेरी सिचुएशन, सर एग्जैक्टली, आई डोंट, इट इज नॉट अलोन एन IAF प्रॉब्लम, इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो एज ए सिटीजन. ये आपकी भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की जो जितने बड़े ओहदे में उसकी उतना बड़ा दायित्व है और उतनी बड़ी प्रॉब्लम है. द पॉइंट इज IDF के पास 24 C-30s and C-17s के कंबाइंड फोर्स है, राइट? आई डोंट नो IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस की मैं बात कितने कर रहा हैं? हूँ. 24 हैं. 24 C-130 एंड C-17 के आसपास की बात कर रहे हैं, हम 11 की बात कर रहे हैं. वी आर सराउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर नेबर्स हु आर हॉस्टाइल टू अस. हम लोग ऑफेंसिव पोस्चरिंग में जा रहे हैं. आर वी रेडी सर? देखो ऐसा है, इंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. पहली चीज़ तो पहाड़ी चढ़ने, अगर आपको पहाड़ी चढ़ना है तो पहले तो है कि हम चढ़ ही नहीं सकते. दूसरा कहते हैं हम कोशिश करेंगे. तीसरा बोलेंगे हम चढ़ेंगे. अब उसके लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो भी चाहिए, बेस कैंप में वो भी चाहिए, वो आएगा. बट इंटेंट है कि हम चढ़ेंगे. सो वी विल गो फॉर ऑफेंसिव. इट इज़ द फर्स्ट इंटेंट. एंड लास्ट अबाउट 5-7 ईयर्स से जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है थ्रू IDS सर्विसेज में, जिसमें हमारा स्पेशल ऑप्स का एक, तीनों सर्विसेज का विंग है, हमारी अपनी साइबर है, हमारा एक अपना तीनों सर्विसेज का अलग से एक स्पेस का वर्टिकल है. दीज थिंग्स आर हेल्पिंग इन अ बिग वे. आप वेनेजुएला वाली ऑपरेशन देखिए जो हुई थी, एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी के साथ. इट्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी. स्पेस, साइबर, वो
उनका जो कैराकस का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उन्होंने कोई बॉम्ब नहीं मारा, उन्होंने सॉफ्टवेयर से पूरे शहर की लाइट बंद कर दी। 20 मिनट उन्होंने, हाँ, उतनी देर में इवैक्यूएट कर लिया। 22 मिनट उन्होंने सॉफ्टवेयर के तहत जितने एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे चाइनीज एंड रशियन ओरिजिन के, उनको S-300 हो या HQ-9 हो, उनको ख़त्म कर दिया सॉफ्टवेयर से। अल्टीमेट, चाहे वो CIA ऑपरेटिव हो, चाहे वो नेशनल गार्ड्स का ऑपरेटिव हो, चाहे वो डेल्टा फोर्स का बंदा हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड का हो, चाहे वो मेरीन हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज। दे ऑल हैड ट्रेन्ड, वॉर गेम एंड प्रैक्टिस्ड, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेड एन एक्सेप्शनल रोल। The Anthropic and the ChatGPT software told them कि Mudro will move by probability in this house, in this location, in this time. Just see how the warfare is changing. The amalgamation of these technologies, space, cyber, artificial intelligence, quantum, ये है भविष्य। ड्रोन्स, रॉकेट्स, इनकी इंटीग्रेशन तीनों सर्विसेज की, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो ये सबक हमारे को इन सारी जंग से मिल रहे हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है। एंड जो थिएटराइजेशन की बात हो रही है, जो डिप्लॉयमेंट्स की बात हो रही है, जो नई कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है, इनको सेंटर में रख के बात हो रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो आपकी एज के बच्चे हैं, जो अभी यंग पोजीशंस पे हैं, दे आर वेरी एमिनेबल टू दिस अडेप्टेशन, बिकॉज वो इंटरनेट के ज़माने से बड़े हुए बच्चे हैं। हमारी जनरेशन ने तो इंटरनेट बहुत बाद में देखा है जी। मेरे हाथ में फर्स्ट मोबाइल फ़ोन 2003 में आया था, ठीक है, तो तब तक हमारी 20 साल की सर्विस भी हो चुकी थी, ठीक है, जब हमने फर्स्ट पर्सनल मोबाइल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के थिंग्स आर चेंजिंग। कैन इट बी फास्टर? यस। कैन द कंट्री एलोकेट मोर फंड्स? यस कैन। बट हमारा एक ऐसा अजीब देश है जहाँ पे द वेलफेयर मेजर्स, द सोशल सेक्टर वेलफेयर्स take precedence over infrastructure development, over manufacturing for arms and equipments, for allocations for buying these assets. और जब तक हम, क्या सबक है इजराइल युद्ध से, इस ईरान युद्ध से, कि जितने भी शाहीन ड्रोन हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रीज में बन रही है और इनका सारा स्टॉक डिप्लीट हो गया है। 50% आई वाज रीडिंग टू। तो अब वो क्या देंगे यूक्रेन को लड़ने के लिए? और बल्कि अब तो यूक्रेन उनकी हेल्प कर रहा है ड्रोन वॉरफेयर। अब यूक्रेन बोल रहा है कि आप हमसे हेल्प लीजिए कि हाउ टू हैंडल दिस स्वॉर्म ड्रोन्स एंड जो बड़े नंबर्स में अटैक करते हैं ड्रोन, हम आपको बताएंगे। तो ये चेंज आया है। बट सर उसमें मैं अपनी कैपेबिलिटी में जाऊँ, राइट? इफ़ यू लुक एट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर भी हमने हरोप ड्रोन्स यूज़ किए थे इजराइल के। हमने क्या वाकई में ड्रोन्स एंड मॉडर्न वॉरफेयर पे ध्यान दिया है? पॉइंट इन केस आई एम कमिंग टू दी राफेल डील इन कंटेंशन। ये डील का दाम दुगना हो गया है पिछले 12 साल में, 14 साल में सर, राइट? $35 बिलियन वी आर स्पेंडिंग फॉर एन एयरक्राफ्ट जो 4.5 जनरेशन है, जिसमें सोर्स कोड आपको नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको नहीं हो रही है। आपने साफरान इंजन की बात की थी। माई क्वेश्चन आउट देयर इज दैट यूएस के साथ डील करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी, इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक, वट एवर इट इज़, ये तो हमको बहुत पहले से पता था। वी आर वेटिंग फॉर जी इंजन्स। हमें साफरान से पहले नहीं बात करनी चाहिए थी इस बारे में। वेल वी वर इन 2016 में जब हमने लिए हैं। ये जो निर्णय हैं 1985 से लिए जा रहे हैं। LCA प्रोजेक्ट बिगैन इन 84 से बोले हम बना लेंगे। अब इतने करीब आई वाज सेइंग देयर अबाउट 20 साइंटिस्ट जी अल्टीमेट हाई इन GTRE, इतने हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट इंजन नहीं बना पाए। फिर इन्होंने बोला कि हमसे नहीं बनेगा। उसके बाद भारत ने, जो इंजन होता है वो एयरक्राफ्ट का हार्ट होता है, उसके अराउंड चीज़ें प्लान होती हैं। सारी टैपिंग्स हर चीज़ की, जहाज़ की, इंजन से ली जाती है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि इसमें इंजन क्या लगेगा, बाकी चीज़ उसके बाद प्लान होती है। उसके बाद भारत फिर ड्राइंग बोर्ड पे गया, क्योंकि पहले वो कावेरी के हिसाब से कर रहे थे सब।
अब फिर उन्होंने उस टाइम पे सर्वे किया जो भी अवेलेबल इंजन है, देने, क्योंकि देने को तैयार ही नहीं है कोई, क्योंकि हर एक को होता है कि पहले ये मांगेंगे फिर बोलेंगे इसके बाद हमारे को इसकी भी वो दो, इसकी भी दो। तो भारत ने रोल्स रॉयस का भी इवेल्युएट किया, रशियन के भी इंजन इवेल्युएट किए, अमेरिकन इंजन। अब उन्होंने उस टाइम पे निर्णय लिया कि हमारे यहाँ पे जी के इंजन रहेंगे। अब पूरा जो तेजस है, एलसी है, दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड अराउंड जी इंजन्स। अब उस टाइम थोड़ा ना सोचा था कि 2026 में आके जी इंजन नहीं देगा। अब हम LCA Mark 1 अल्फ़ा रेडी पड़े हैं, इंजन नहीं है। LCA Mark 2 का डिज़ाइन रेडी है, 414 इंजन नहीं है। एम का बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, डिज़ाइंड अराउंड जी इंजन, जी का इंजन नहीं है। अगेन नाउ अगर हम किसी और कंट्री के पास जाते हैं, जैसे साफरानी हो गया या रशियन इंजन हो गया या रोल्स रॉयस का UK से लेते हैं, उसकी सारी डिज़ाइन अगेन दोबारा करनी पड़ेगी। ये तो जब तक हम अपना इंजन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक हम अपना इंजन डेवलप नहीं कर सकते हैं, जो 2016 का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी 36 रफाल की, 2026 का जो भारत है वो 2016 से अलग है। हमारी जो बाइंग कैपेबिलिटीज़ है, हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग, जो हमारी स्टेचर है, उसमें काफ़ी अंतर आ गया 10 साल में। आई एम श्योर जो आप कह रहे हैं, आई वॉज ऑल्सो रीडिंग दिस कंसर्न्स आर जेन्युइन कि वी आर पेइंग सो मच ऑफ मनी एंड फ्रांस इज येट नॉट विलिंग टू शेयर द सोर्स कोड्स एंड अदर थिंग। They will of course hold it back, but I'm sure when the negotiations move further, which may be happening, I'm not aware, India would be in a better position. And today with the geopolitics जो इस उथल पुथल में है globally, more countries need India now than ever before. सर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मुझे लगता है वी आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट अ रफेल डील, एंड उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों है। 2016 में आपने एक जहाज़ लिया, 36 जहाज़ के आपने 2 स्क्वाड्रन बनाए, उनके आपने हैंगर्स बनाए, कैपेबिलिटीज़ ली। इन अ वे वो एक ट्रोजन हॉर्स का काम किया। यू आर बाउंड टू बाय द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म टू रियलाइज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट्स। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे उस टाइम पे कोई प्लान ही नहीं था और ख़रीदने का। सर तो हमारे LCA जो नॉर्मल हैं वही नहीं आए हैं, 40 ही हैं अभी। यू आर राइट सर, 98 होने चाहिए। इस वक्त तक LCA Mark 2 उड़ने चाहिए थे, अभी तो Mark 1 अल्फा भी नहीं आया है। तो आज से 10 साल पहले हमारी जो कैलकुलेशन थी कि MiG-21 में फेज आउट हो जाएंगे तो ये सारे एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स को ज्वाइन कर लेंगे, वो हुआ ही नहीं। और भारत ने अभी रियलाइज़ किया कि हमारे पास इंजन बनाने की इस टाइम ना क्षमता है। तो जब तक इंजन अपना नहीं होगा तो अब इस टाइम पे हम कौन सा फिर इवैल्यूएशन करें। उस टाइम पे 6 जहाज इवैल्यूएट हुए थे 2013 के आसपास, जब हमने 12 की बात है। हाँ, फाइनल रफेल आपका था और आपका ये यूरोफाइटर टाइफून था। यूरोफाइटर, सैप वगैरह थे, जी हाँ। सू के एयरक्राफ्ट थे। अभी Su-57 भी आया था एरो इंडिया में, 5th जनरेशन, वो भी ऑफर कर रहे हैं आप लीजिए। बिकॉज अगर हमारे वेस्टर्न एडवर्सरी पाकिस्तान अपने J-20 दे देता है चाइना उनको, और J-20 ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं तिब्बत में, तो भारत अभी क्या करेगा? दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट सर। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म डेवलप होने में, जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि यू नो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ये 25-30 साल की कहानी होती है। एब्सोल्युटली राइट। माय क्वेश्चन इज, अब बाय द टाइम दिस आवर कॉन्वर्सेशन विल गेट रिलीज विल बी ऑलमोस्ट नियर द एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, राइट, जिसमें नो डाउट इंडियन एयरफोर्स का प्रदर्शन वाज आउटस्टैंडिंग। इट इज अ केस स्टडी। क्वेश्चन इज, उसके बाद एक न्यूज़ थी कि यू नो J-20s आर फाउंड इन पाकिस्तान एंड दे आर डूइंग कन्वर्जन। टिपिकली सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अ कन्वर्जन विल टेक क्लोज टू 3 to 4 months फॉर अ गुड पायलट, फॉर अ सीजन पायलट, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। सो इट्स लॉजिकल मेरे लिए एज्यूम करना कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं, J-20 पे कुछ स्क्वाड्रन हो सकता है, ट्रेन हो चुका हो। इट्स ऑल अबाउट अ मूवमेंट। उन्होंने PL-15 की मिसाइल दी, जिसको शायद हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर की रेंज पे आई, हमारी 150 किलोमीटर की रीडिंग थी। माय क्वेश्चन इज कि व्हाट डू वी हैव राइट नाउ इन टर्म्स टू काउंटर अ 5th जनरेशन थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इवेंचुअली अ 6th जनरेशन टेललेस एयरक्राफ्ट इज ऑलरेडी देयर इन चाइना, J-36। एग्जैक्टली सर। तो वेयर आर वी? सोचना हम ऑफेंसिव फोर्स होंगे, अच्छी बात है, बट आंट वी ओपनिंग आवर कार्ड्स वेरी सून? जैसे चाइना ने कर दिया, जैसे US बोलता है कि इन्होंने ना पत्ते पहले खोल दिए, अब हमें पता चल गया, राइट?
aren't we doing it? उनके पास फिर भी कार्ड्स थे. Do we have the right amount अगर of आपने cards? भी देखा हो तो मैंने इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है. इंडिया हैज़ गॉट ऑफर फॉर कोलैबोरेशन फॉर 6th जनरेशन फाइटर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा मांगते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कह रहे टेबल पे पहले आप पैसे रखो, उसके बाद हम बात करेंगे. जो एशियन कल्चर है उसमें द वैल्यू सिस्टम ऑफ ए एशियन कंट्री इज़ मच डिफरेंट than a Western country. The Western countries look as every project as a business opportunity, which the Asian cultures at many a times are willing to give you post facto कि जब आपका सेट हो जाएगा तब दे देना. ये जो अंतर है अगर आप देखें अभी तो भारत इज़ नाउ क्लोजली वर्किंग विद जापान एंड साउथ कोरिया. भारत इज़ नाउ क्लोजली वर्किंग विद इंडोनेशिया. Bharat is now closely working with Vietnam and Philippines. Bharat is now making inroads into a lot of Southeast Asian countries. इसका एक कारण ये है कि इन countries में the available assets which are there, they want us to hold their hands. They are willing to put money. They are willing to set up this thing as a joint operations. तो बात चल रही है. कहाँ तक मटेरियलाइज होती है आई एम नॉट श्योर बट दे ऑल आर लुकिंग एट देमसेल्व्स टू बी स्टैंडिंग अप टू द चाइनीज़ माइट विच इज़ ग्रोइंग इन अ बिग वे. चाइना की जो मैरिटाइम पावर है हैज़ बिकम मोर stronger than the US. The number of ships which the Chinese have produced in last 10 years has surpassed the American figure. The maritime power अभी हमने देखा कितना इन्फ्लुएंस कर दिया. तो चाइनीज़ आर नाउ वरीड इस जंग से कि अगर हमारी मलाक्का स्ट्रेट, लुम्बॉक मलाक्का, ये जो चैनल्स हैं जहाँ से सारा इनका ट्रेड जाता है चाइना का, अगर वो ब्लॉक हो जाएं उसको कैसे छुड़वाना. ये चैलेंजेस अभी आ रहे हैं बिकॉज नोबडी थॉट बिफोर दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट कि दी वॉर विल कम टू ए स्टेलमेट ऑन ए पैसेज व्हिच वाज ओपन बिफोर द वॉर. बट सर वी हैव एन इक्वल थ्रेट. वो ताइवान साउथ चाइना वाला स्ट्रेट अगर वहाँ पे वो चोक करते हैं, हाँ, सेमीकंडक्टर टेक्स अ हिट. अभी भी तो हो रहा है. अभी जो सेमीकंडक्टर चिप्स उसके लिए जो गैसेस चाहिए वो नहीं जा पा रही हैं कतार वगैरह से. इन्होंने इरानियंस ने उनके वो उड़ा दिए हैं सारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं. अरामको जो फैक्ट्री है सऊदी अरेबिया की, वहाँ बम्बार्डमेंट कर दिए. सो दे हैव, दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि उन्होंने की जगहों पे स्ट्राइक किया है वेयर इट मैटर्स द मोस्ट. उनका होमवर्क बहुत अव्वल दर्जे का था. दे हैव एब्सोल्युटली hit them where it mattered the most, and they were not prepared either to prolong the war for so long. They were not prepared कि regime change नहीं होगी. They were not prepared कि Hydra tax कि they have to deal with separate, हर उसके अलग tactics हैं province की. one size fit all नहीं है. They had never expected कि जो हॉर्मूज के नीचे जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और वो माइंस एंड कामाकाजी बोट्स और वो लगा रखे हैं, ड्रोन्स, एंड इनके IRGC के द सी बॉर्न पीपल आर ऑलरेडी गार्डिंग दैट होल प्लेस. एंड एक भी शिप अगर बिना उनकी अनुमति के जाता है तो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं. दे आर कलेक्टिंग टोल नाउ. I was reading they're asking for $2 million for every which will be shared with Oman. They are richer than before they were the war. उन्होंने टोल लगा दिया. एक सड़क जा रही है उस पर बैरियर लगा दिया, बोला कि अब मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगे. अब दुनिया doesn't know what to do. But they are playing a game now, the Americans. They have blockade से क्या रहता है कि जो इनकी oil refineries है, I was reading that they have to churn out oil at a particular rate. अब इनकी जितनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, चाहे वो हॉर्मूज आइलैंड पे हैं, चाहे उनके अंदर इनलैंड प्लेसेस में हैं, वो तकरीबन भरी जा रही है. बिकॉज अब वो जो 150 शिप्स रोज़ के निकलते थे वो 4-5 से ज़्यादा नहीं निकल पा रहे. वो कहाँ स्टोर करेंगे सारा ऑयल. और अगर ये ऑयल प्रोडक्शन इन्होंने बंद की तो इसके अंदर पानी घुसने के चांस. आई वाज रीडिंग द ऑयल वेल्स क्लोजर टू द, देयर आर चांसेस इफ the oil well stop production, and that is a very cumbersome process to restart the whole thing. This will affect them. So I don't know what the game is going on. They are delaying it
to pinch Iran to a stage where it starts affecting their oil production. I'm not sure. This may be one of the strategy, but this wait, and both are now playing a game of patience. Who blinks first? सर आपने एक बात कही कि ग्राउंड इन्वेजन के बिना काम नहीं होता ना. ग्राउंड इन्वेजन में somebody like you सर जिसने 7800 घंटे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज योर फ्लाइंग आर रिकॉर्ड, आपने ट्रांसपोर्ट फ्लाई किए, यू नीड हैवी एयरलिफ्ट्स. आर वी एडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ आवर हैवी एयरलिफ्टिंग कैपेसिटी एज अ कंट्री? We are short. We have not. मैंने आपको बोला ना कि जो फंड एलोकेट होने थे, अब ये 84-85 के आए हुए हैं हमारे पास IL-76, करेक्ट. जो वो 40 साल से ऊपर हो गए हैं. अब हम 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं जो अभी भी काम दे रहा है, और उसको हम कैसे, क्योंकि ग्लोबली वेरी फ्यू कंट्रीज आर ऑपरेटिंग. सिमिलरली एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हमने एक ही स्क्वाड्रन लिया 2003-04 में जी. और अभी एवरी प्लेटफॉर्म दैट इज जॉइनिंग आवर सर्विस इज एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबल. एवैक्स हमारे को बहुत ज़्यादा चाहिए हर मिशन के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए, हर डिप्लॉयमेंट के लिए. वी नीड एरियल रिफ्यूलर्स एंड एवैक्स, जो कि हमारे पास लिमिटेड है. हम कर रहे हैं. एम्ब्रेयर इज गिविंग अस नेत्रा. वी आर गेटिंग more and more Brazilian. We are getting these platforms from Air India, which are Airbus 321s, which will be converted by the ADA into airborne early warning and control systems. But all these things will take time. And हम as a whole of a nation, जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, उस पर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा. सर इसमें एक बात बताइए, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. डिफेंस एयरफोर्स क्या उड़ाएगी, क्या प्लेटफॉर्म चूज करेगी, कि किस टेक पे जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है? ये एयरफोर्स करती है, या DRDO करता है, HAL करता है, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कि ये पार्लियामेंट करती है? एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट देती है गवर्नमेंट को कि हमारे को 5 साल में ये चाहिए, 10 साल में ये चाहिए, 15 साल में ये चाहिए, 20 साल में ये चाहिए. वी कैन नॉट से, एयरफोर्स नेवर सेज कि हमारे को ये जहाज चाहिए. Air Force will not say कि I need Rafale. Air Force will say I need 10 squadrons of MRF. बस. उसके बाद गवर्नमेंट इश्यूज हैं RFI, पहले उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ली जाती है, उसके बाद वो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं, उसमें कंपनीज बिड करती हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद हमारी एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन उसको इवेलुएट करते हैं. इवेलुएट करके हम गवर्नमेंट को बताते हैं, MOD को, कि ये 5 प्लेटफॉर्म आए थे हमारी समझ से. क्योंकि इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है मानस, फॉर योर व्यूअर्स. हमारे यहाँ -40 डिग्री भी टेम्परेचर है, हमारे यहाँ +55 डिग्री भी टेम्परेचर है, हमारे यहाँ 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, हमारे यहाँ मार्शी एरियाज़ भी हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट भी हैं, हमारे पास डैम्प कंडीशन. तो वही एयरक्राफ्ट और वही पायलट और वही मशीन को हर जगह दुनिया में इतना वास्ट कहीं पे भी नहीं है वेरिएशन. तो दैट मशीन शुड बी एबल टू फ्लाई इन ऑल एडवर्स. तो इसीलिए आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट दैट रेडी टू फ्लाई एट 55 डिग्रीज इन जैसलमेर. सर और जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं, they are not designed by make to fly in all conditions. तो उसके बाद उसमें modifications होती हैं. Every country asks for that country specific modifications. जैसे Su-30 MKI है, तो that MKI is an Indian modification. हमारी इंडिया की जो सब्जेक्ट हर कंट्री का है, तो प्लेटफॉर्म वही रहता है, बट उस कंट्री स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं. तो ऐसे ही रफ़ेल में है. तो रफ़ेल में ऑल्सो हमने जब ख़रीदे हैं, जो अब बिड किए हैं 114, वो थोड़े एडवांस्ड हैं. उसमें F4 F5 वर्जन हमने मांगा है, F3 पहले आए हुए हैं. तो भारत क्लोजर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट. आपका क्वेश्चन ये है कि अभी हम क्यों 4.5 ले रहे हैं, जबकि हम वो रशियंस खुद ही नहीं Su-57 इतने नंबर्स में बना रहे हैं कि वो अपने लिए भी कर पाएँ और देशों को भी दे पाएँ और भारत को भी दे पाएँ, और वो प्रूवन भी नहीं है. हमारे यहाँ पे नेवी खरीद रही है 26 रफ़ाल, नेवी 36 और मांग रही है. तो सिमुलेटर्स हैं, क्रू कंपैटिबिलिटी है,
उसकी इवेल्युएशन हो चुकी है, उसके पायलट्स ट्रेंड हैं, उसके ग्राउंड क्रू ट्रेंड हैं, उसके इंजीनियर्स ट्रेंड हैं, वाई गो फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म एट दिस स्टेज? सर आई एग्री कि न्यू प्लेटफॉर्म तो नहीं, बट इफ आई लुक एट इट दिस वे, वट एवर आई एम बाइंग, आई विल नॉट बी रेडी फॉर द मॉडर्न टेक. माई क्वेश्चन आउट हियर इज, विल प्लेटफॉर्म्स मैटर? Obvious, 100%. ओके सर, इसमें थोड़ा सा एक सवाल ये था, वाई वेयर आई एम कमिंग टू, इज इट प्लेटफॉर्म्स और इज इट स्टैंड अलोन वेपन्स? एंड लेट मी आस्क यू विद सर्टन फैक्ट्स. एंड सर पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे अगर देखा जाए, वट एवर हैपन इन ऑपरेशन सिंदूर, दैट वॉज अ BVR गेम, राइट? किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, ना हमने ना उन्हें, जहाज ने, राइट? So that means my platforms cannot go there. Standalone weapons, missiles worked. Drones creates a nuisance. We are seeing in different wars, in these wars also. Unless कि आपने अगले का पूरा air defense पूरी तरीके से decimate कर दिया हुआ है, you know, which is the case in US versus Iran. Still, you know, that is it. हम ये जो पैसा प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म on the date of purchase has kind of met as generation. Don't we go for unmanned and don't we invest on newer technologies? There is जहाँ पे absolutely. cost asymmetry कम हो. मैं सहमत हूँ मानस साहब से. The whole nation is now asking why are we going in for platforms. The other day in NDTV there was a book launch where the previous vice chief Namdeshwar Tiwari जी. spoke on this. कि we are still some time away from rocket force. In our context, both in northern as well as in the western adversary, we need, it is like आप बोल रहे हो कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल होनी चाहिए बिकॉज उसकी माइलेज कम आती है, मेरे को एक शेड चाहिए कि गाड़ी गर्म ना हो जाए, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट चार्जिंग चाहिए कि मैं एक जगह से आप ऐसे बात कर रहे हो. मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जर, ये वो शेड्स वगैरह सब बाद में आएंगे, गाड़ी ही नहीं है हमारे पास. यू हैव टू हैव सम बेसिक नंबर्स टू डिफेंड योर कंट्री. The conventional war today is still fought with platform, and that platform में जो weapons लग रहे हैं, the pilot, the man behind the machine is so important. वही मिशन में, वो हवा में, आपने यहाँ से ड्रोन छोड़ा है, वहाँ जाके अब आपको पता चला है आधे रास्ते में कि मुझे नहीं चाहिए, अब आप क्या करोगे उसको? आपने एक मिसाइल दाग दी, उसके बाद आपको लगा कि ये तो इसकी जगह मैं यहाँ बेच सकता हूँ, या मैं, दे कैनॉट बी चेंज्ड, फिक्स्ड. एयरक्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है. दैट पायलट व्हेन ही गोज, ही कैन अंडरटेक 4 to 5 different kind of missions in the same with aerial refueling. But again, The flexibility in the air to again collect, analyze with the picture of your ISCCS picture, which your radar, satellites, AWACS, aerostats are giving you, the ground radars giving you. Pilot in the air at that moment can immediately decide, I will not go for this, I will instead go for this, or I will not land at this place, I will go to this place. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एयर पावर इज नथिंग बट फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत ही असेंशियल है. रॉकेट फोर्सेस एंड ऑल आर ओके. दे कम टू अ स्टेज व्हेन द चाइनीज हैव, you know, hundreds and hundreds of fifth generation parked in Tibet. Now they are looking at. आप बोलो कि आप जहाज ही मत बनाओ, बट उसकी जगह ऐसे नहीं होता. I don't know whether I have answered your question or not. सर आपने ईवी का जो एग्जांपल दिया, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि गाड़ी होना मेरे पास ज़रूरी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बजाय मैं हाइब्रिड पे चला जाऊँ, या मैं ईवी पे चला जाऊँ, या हाइड्रोजन में चले जाऊँ. जो टेक्नोलॉजी आज मिलती है होगी, जो होगी, बट हम बनाने की क्षमता ही नहीं रखते. हमें तो बाहर से लेनी है, चाहे वो हाइब्रिड है, चाहे वो कुछ है. ये जो भी आप बात कर रहे हो, ये जितनी गाड़ियां हैं, इसका जो फाइन है अभी भी इंपोर्ट हो रहा है. ट्रू. बैटरीज भारत अभी हम अपनी गाड़ी का कार्बोरेटर तक नहीं बना सकते. आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश में जो फाइन मैन्युफैक्चरिंग है, जो नैनोमीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जो बॉल पॉइंट पेन का बॉल है, वो हमारे देश में नहीं बनता.
ये बाहर से आता है। जो बॉल पॉइंट पेन का बॉल है वो अभी भी इंपोर्ट होता है। तो जब हम इस नैनो मिलीमेट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एमेलमेट करके, अभी मैं परसों पढ़ रहा था कि यूक्रेन ने फर्स्ट अटैक किया रशिया के ऊपर विद रोबोस एंड दे वेंट एंड कैप्चर्ड सम। दिस इज द न्यू वॉरफेयर। द चाइनीज ने अभी मैराथन में दौड़ाया एक रोबो, में देख रहा था, ही इज डन हाफ मैराथन better than humans. So that means we are not equipped for the modern warfare as Yes. of now. Yes. अब वो जो चाइनीज हैं सोल्जर्स, वो वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत उनके 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसको एक ही बच्चा है, वो उसको बॉर्डर पे नहीं खोना चाहेंगे। Nobody wants the body bags to come back. वो क्या करेंगे? अब वो रॉकेट फोर्स से लड़ेंगे, वो रोबो से लड़ेंगे, वो मशीन से लड़ेंगे। अब वो ऐसे डॉग्स बना रहे हैं जो पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, उसके अंदर गन्स हैं, उसके अंदर कैमराज हैं, वो सैटेलाइट से लिंक होंगे। वॉरफेयर इज चेंजिंग। इनकी जो चाइनीज़ की परेड होती है तियानमेन स्क्वायर में, अब दे आर मूविंग रोबोज एंड डॉग्स, जैसे हम मूव करते हैं 26 जन एनसीसी कैडेट्स को। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। वी आर कैचिंग अप एंड वी आर रादर लेट, बिकॉज हमारे यहाँ पे होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए। जैसा मैं आपसे दैट थिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। और बच्चा अगर रोबोटिक्स में बोल रहा है कि मेरे को एमआईटी यूनिवर्सिटी में रोबो बनाना है, तो और वो गन फायर करेगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, उसको कितने लोग हेल्प करेंगे? अगर वो बोल रहा है कि मुझे सैटेलाइट बनानी है जो कि स्पेस में दूसरी सैटेलाइट को मार कर सकती है, उसको कितने लोग उसका हाथ पकड़ेंगे? विच ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री विल फंड हिम? और क्योंकि इट मे फेल, इट मे नॉट टेक शेप। हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क? बट विदेश में है, विदेश में 8% तक बड़ी बड़ी कंपनीज में मनी इज सेग्रीगेटेड फॉर R&D। दे एनकरेज, कॉलेज से बच्चों को उठाते हैं। ये कल्चर जब तक हमारे टॉप IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जितने टेक कॉलेजेस हैं, NIT हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं। इनको मेरी समझ से टाटा एरोस्पेस, महिंद्रा, भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस, दे शुड पिक देम अप इन जगहों से। इनको ये बच्चे अब फौज के साथ आके बॉर्डर पे डिप्लॉय होने चाहिए, फिर वापस आके लैब में काम करना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल, ताकि उनको थ्योरी नहीं पता, उनको ये पता है कि जब मैं ट्रेंच में घुसाऊंगा तो जवान को ये चीज़ चाहिए, वो मेरी सैटेलाइट या मेरा ड्रोन वो दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा। वो ये जो तालमेल है ऑफ एकेडमिया, इंडस्ट्री, चाइना में इसका उल्टा है। चाइना में अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आपके पास PLA वाले लोग आते हैं। जनरल शुक्ला की एक बुक है सिविल मिलिट्री फ्यूजन, मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल, वो आपको एक्स अमाउंट देंगे, बट अगर आप वो पाएंगे, वो बोलेंगे छोड़ो इसको, हम ही सब कुछ फंड करें, आई विल होल्ड योर हैंड। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जितने हमारे IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NITs, टेक सेंटर्स हैं, इसमें जो होनहार बच्चे हैं, हमने स्टार्ट किया है, आदिति स्टार्ट किया है, आईडेक स्टार्ट किया है MOD ने, बट दैट इज़ टू लिटिल एंड टू स्मॉल। उसमें we don't have that culture, sir. We don't have that culture. ये माइंडसेट। फिर अगर हम नहीं बना सकते तो हम इंपोर्ट करेंगे तो हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करेंगे। 10 रुपए की चीज़ वो हमारे को 100 रुपये में बेचेंगे, तो ना हमारे पास वो 10 रुपये की चीज़ खरीदने के 100 रुपये हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उसका हाथ पकड़ सकें। हम इस स्टेज पे हैं आज के डेट। और सर यहाँ पे हम ऑफेंसिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, विडम्बना है। बट इट इज़ इन द एंड द मैन बिहाइंड द मशीन। जो भारत के जो मैन हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो आर मेकिंग अप फॉर दिस डेफिनेट, एंड दिस इज हाउ वी आर राइडिंग इन ऑल दिस। सर आई वांट टू कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। उससे पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो चलिए सर कल्चरल प्रॉब्लम हो गई हमारी, मैं अब आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। इंडियन एयरफोर्स हैड द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स, क्रैशेस। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है सर? इसमें प्रॉब्लम हमारी ये गलत है, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड गलत है। ये क्या रहता है कि दी वेस्टर्न मीडिया, दी एंटी नेशनल एलिमेंट्स
people with vested mindset will feed into the system the news which makes headlines. They will always say, आप कोई भी खबर देख लीजिए जिसमें भी आर्म फोर्सेस पर्सनल इन्वॉल्व होगा वो हेडलाइन बन जाएगी. एन आर्मी जवान गेट्स इनटू ए स्कर्मिश विद अ कॉप. ये एन आर्मी Narrative जवान building, हाँ narrative was caught taking bribe. You'll find headlines. Sir, एक जगह तो मैंने वही है ना, इसका- सफेदी ये- पे दाग जल्दी दिखता है. No. This So they want to do it. They by It's a design want to undermine the morale, motivation, and the mindset of a common Indian about the services. This is by design that they want to feed this narrative that the only institution in this country on which everybody falls back in case Absolutely. of anything is Absolutely. armed. Absolutely. आप कोई कैलामिटी हो जाए, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, We बाढ़, always stand up to the occasion, sir. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग, डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग, स्टेट्स की पूरी मशीनरी मिसिंग, एवरीबडी इज मिसिंग. सर इनफैक्ट पता नहीं, आप तो दिल्ली में पोस्टेड थे, आपको शायद सुन के बुरा भी लगेगा और हंसी भी आएगी. वे बैक इन 90s जब डेंगू पहली बार ही आया, सीएम शीला दीक्षित जी ने बोला भाई इंडियन आर्मी आके हेल्प कर दो. शी रिक्वेस्टेड The first thing any bureaucrat or police guy requests is the armed forces. Sir, how well does bureaucrats understand the forces? A defense secretary See- or a bureaucrat? See, they all understand, but the problem is It's a technical forge. technical arm, right? There is a difference, Manas, between being a leader and being a manager. And most of the people do not understand the difference between they are all managers. I want to hear your perspective on a very interesting statement you made, sir. There is a leader. Are they managers or are they leaders? They are managers. Okay. Now, what is the difference, Difference between a leader? between- I want to hear your perspective. See- Very important, coming from a commandant of NDA and AFA both. See, difference between a leader and a manager. जी. मैनेजर एक ऐसा आदमी होता है जिसको कुछ रिसोर्सेज दे दी जाती हैं, चाहे वो मनी है, मैन पावर है, टाइम है, सब दीज आर रिसोर्सेज. जी सर. वो उसको बोला जाता है कि आप ये काम करवा दीजिए. लीडर कौन होता है? लीडर ऑफ कोर्स इज अ मैनेजर. लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसी चीज़ें अपने लोगों से करवा लेता है जो वो लोग सोचते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि हम ये कर सकते हैं. Awesome. ये लीडर होता है. आप आपको उदाहरण देता हूँ. जनरल बिपिन रावत जिनका एयर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 में हुआ था. निधन हुआ, 8 दिसंबर को हुआ. तो मैं टीवी देख रहा था. आई वॉज इन एनडीए Right, sir. You were commanding NDA that time. sir. तो उनका टीवी पे मैं उनका वो अंतिम संस्कार जो उनका दाह संस्कार के लिए उनके जी। पार्थिव शरीर को जी। बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा था. उस ट्रक के पीछे लाखों की तादाद में लोग चल रहे थे. मैंने भी देखा था. देखा था. जी. अब आप मुझे बताइए, लीडरशिप की मैं आपको उदाहरण देता हूँ. जनरल बिपिन रावत ने उनमें से जो लोग चल रहे हैं किसी के साथ काम नहीं किया. जो लोग पीछे चल रहे हैं उन्होंने किसी ने जनरल बिपिन रावत के साथ काम नहीं किया. जनरल बिपिन रावत के किसी भी निर्णय से उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आया. उनके उस पार्थिव शरीर के पीछे चलने से इंडियन आर्मी को कोई फायदा नहीं है. वो क्यों चल रहे हैं? हो सकता है सर, मैं भी अपने कमरे में दुखी बैठा हूँ, आप भी पुणे में आंसू बहा रहे हो. This is leadership. To answer your question, when you feel that I am willing to look at this person as my role model, that is leader. जब विक्रम बत्रा ने अपने साथ 14 लोगों को बोला कि मेरे साथ पहाड़ी पे चढ़ो, and it was only one way ticket. और जब ऊपर जाने के बाद उसने सूबेदार को धक्का दिया और बोला कि आप मैरिड हैं, आप पीछे हो जाइए, लेट मी क्रॉस दिस माइन. दिस इज लीडरशिप. वो विलिंगली जवान आपके साथ जा रहा है, वेरी वेल नोइंग कि वो वापस नहीं आएगा शायद. बाहर में तो आपको एक गिलास पानी का देने को तैयार नहीं, यहाँ वो अपनी जान देने को तैयार है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर. एंड पीपल हु हैव लेड people
who know how to command people are the only people who are willing to be led by a leader. A politician is a leader. He gets elected. But this middle layer who has absolutely no idea of leadership, when they interface, this is the most defining setback in any system in my appreciation. So you commanded two institutes, elite institutes, right? I want to understand, where is a country going wrong in leadership? Where आपके पास बच्चे आते थे, मतलब आज भी आते हैं unofficial capacity में, but I'm saying about your uniform days when you're commanding the two institutes, right? भारत के हर कोने से आ रहे हैं, right? They don't come necessarily from a very educated or from a well-off families and so on. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि लीडर कौन है और लीडरशिप कैसे ट्रेन की जाती है? देखो ऐसा होता है, How do you imbibe those qualities? मैं आपको बताता हूँ. I go and speak at lot of places. मैं बहुत जगह जाता हूँ लीडरशिप पे बात करने के लिए, एंड आई जनरली आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जैसे आपने पूछे. दुनिया में आपको कोई भी जॉब, एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, अगर टॉप पोजीशन में जा रहे हो आप, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, ये 3 इंटरव्यू, यू विल गेट दैट जॉब. फौज ही एक अकेली जगह है जहाँ ऑफिसर बनने के लिए 5 दिन 10 आपको 4 या 5 दिन अलग रखा जाता है. एक ग्राइंड के थ्रू रखा, यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम एवरीबडी, नो फोन, नो कनेक्शन विद एनीबडी. उस 4-5 दिन के बाद जो कुछ लोग बैठे हुए हैं इंडिपेंडेंटली आपको इवेलुएट कर रहे हैं, आप कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे किससे बात करते हो, आपसे फॉर्मली इनफॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं, आपको एक्सरसाइज देते हैं, सिचुएशन देते हैं, वो करते हैं. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आप ऑफिसर बनने लायक हो. वो एक ही क्वालिटी देख रहे हैं आप में, लीडरशिप. और ये लीडरशिप इतनी अलग है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ द एबिलिटी टू लीड योर मैन टू डेथ इन केस ऑफ अ रिक्वायरमेंट, because this requirement does not exist in any other profession. So it means every officer who has come out of SSB has that inherent quality of leadership in him. That's why he has become an officer. First question. So the filtration process is very high, very tough. Very tough. आपने देखा होगा 60-70 बच्चे जाते हैं SSB में, 1 या 2 निकलते हैं. जी. जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं. I think because the acceptance ratio is 0.04%. वो हर साल 6.5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं एनडीए के लिए, और एंड में वो पायलट बनने के लिए उसमें से 50 बच्चे आते हैं. दिस इज मच टफर देन एन आईएएस. ये ना हाइप कर रखा है, उसको मेडिकली फिट होना पड़ता है, उसको और जिंदगी भर तक रहना, जिंदगी भर, मतलब उसको हर साल मेडिकल कराना पड़ता है, विच इज 10 टाइम्स मोर स्ट्रिंजेंट देन अ सिविल पायलट मेडिकल. सिविल पायलट्स का मेडिकल भी एयरफोर्स ही करती है. करेक्ट, सीएमई में. तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लीडरशिप है उसके 3 भाग हैं. पहले तो उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है लीडर बनने की, तभी वो जो मैंने आपको बताया. उसके बाद लीडरशिप के 3 पार्ट हैं. व्हाट अ लीडर इज, सेकंड इज व्हाट अ लीडर नोज, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट अ लीडर डज. द फर्स्ट पार्ट, व्हाट अ लीडर इज कार्व्ड आउट इन द ट्रेनिंग अकेडमीज. एनडीए हो गया, एयरफोर्स अकेडमी हो गया, आईएमए होगा, नेवल अकेडमी हो गया, ओटी हो गया, जहाँ पे भी उसकी ट्रेनिंग है, उसको बेसिक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उसके अंदर सिस्टम डाल देता है. उसके बाद जब वो निकलता है, अपनी यूनिट जाता है, उसके बाद वो 10 कोर्सेज करेगा, स्टाफ कॉलेज करेगा, ये करेगा, जेसी कोर्स करेगा, हायर कमांड. दैट पार्ट इज व्हाट अ लीडर नोज, मिडिल पार्ट. इस दौरान के बाद ही गेट्स कमांड ऑफ अ यूनिट, बटालियन, दिस थिंग. That is the first exposure what a leader does. That is the true leadership. From there he'll again come back and become a manager, because again he'll have to see. So the jump from here is between leader, manager, till he imbibes himself and reaches an apex level where what a leader does. Now your decisions now when you come to headquarters, when you head these institutions, commands, academies or other centers, is where your true leadership emerges. What you have learned for last 30-35 years, you put into use what you have learned
for the larger good of your people and organization and the country. So this is in nutshell, I feel, the leadership is defined over the years in the armed forces. So do you think India में we have a good leadership culture? The leadership culture is lacking in civil, and the armed forces every year releases the officers and jawans in thousands. I was saying 50,000 trained jawans and officers leave the armed forces every year. The nation has failed to tap this trained resource and plow it back into the mainstream culture. It is, in my opinion, by design, because a Fauji is built differently, not physically, but is in thought process and his working culture, which doesn't augur well or gel well with the existing system. He is a misfit. He is an absolute misfit in the existing culture. So nobody wants him. And that's why you'll find a large number. I'll give you an example of civil aviation. Every year, hundreds of pilots retire. Yes, sir. But they have to stand in the queue to get their civil license from DGC. The same pilot is flying Prime Minister of India in Boeing 737 and taking him across the world. The same pilot across the tarmac when a SpiceJet aircraft is flying. He cannot fly that because he does not have a license. Pune Air Traffic Controllers handles, in Air Force Airfield, handles 180 arrivals and departures in one day. The air traffic controller, Air Force Air Traffic Controllers handle 180 arrivals and departures One day. civil. Yeah. I'm not talking about Air Force. But the same controller cannot handle 10 arrivals and departures in Madurai because he does not have a license. मदुरै अलग लाइसेंस चाहिए. Because वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, उसमें एयरफोर्स का जो एंड सर जो लाइसेंस देती है डीजीसीए ये खुद पायलट्स हैं. नो, जीरो. तो मतलब none of them, जो परीक्षा के पेपर जो जांच रहा है उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है. ना जो सिविल एविएशन बॉडी के जितने भी टॉप महकमे पे बैठे हैं, जितने भी, उन्होंने जहाज छुआ तक नहीं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दीज आर इनहेरेंट, व्हेन आई मेंशन टू द इनहेरेंट फ्लॉज. जब आप एयर इंडिया 171 का क्रैश, अभी जो पिछले साल एयर इंडिया 171, उसकी जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम गई है डीजीसीए से, उसमें एक भी पायलट नहीं है और उन्होंने हेडेड बाय एन इंजीनियर. तो अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, तो आप अपने सर्विस सेंटर वाले को भेज दो कि इन्वेस्टिगेट करके आके क्या खराब हुआ है. मतलब उस इन्वेस्टिगेशन में आप बोल रहे हैं कि कोई भी पायलट नहीं था, इंजीनियर थे. तो मैं यही कह रहा हूँ, देयर इज ए इनहेरेंट फ्लॉ in the structures that we have in our country to tap the professional output which is required for that vertical. It is like saying that AIIMS hospital will be headed by a bureaucrat, या ISRO will be headed by a bureaucrat. नहीं होगा. या मिसाइल फैसिलिटी, मतलब अगर देखा जाए उस लिहाज से सर, हमारी इसरो एंड राइटफुली सो विच इज हेडेड बाय स्पेस साइंटिस्ट, लेकिन जो लोग हम लोग इंडियन स्काइज में फ्लाई कर रहे हैं उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पे कोई पायलट नहीं. पहले थे. द डीजीसीए वाज हेडेड बाय एयरफोर्स पीपल, द एचएएल वाज हेडेड बाय एयरफोर्स पीपल, बट ओवर द इयर्स दे हैव बीन रिप्लेस्ड. एंड व्हाई? हाउ डू आई आंसर दिस? व्हाई आई डोंट नो. व्हाई आई डोंट नो. बिकॉज आई टोल्ड यू, वी आर अ मिसफिट. वी आर अ मिसफिट फॉर द सिस्टम. सर इसमें मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी. लीडर्स को, किसी भी लीडर को डिसएग्रीमेंट लेना चाहिए. और पूरा सवाल इसमें सर ये था कि डिसएग्रीमेंट और इनडिसिप्लिन के बीच में लाइन का डिमार्केशन क्या होती है. व्हाई आई एम आस्किंग दिस अगेन, आप थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन आपकी सर आपने बताया कि फौज में ही रही. व्हाट डू यू टीच योर ऑफिसर्स टू एग्री एंड टू डिसएग्री? सी, ऑफिसर एंड मैन बोथ. what happens is, कोई भी मिशन है या कोई भी आर्मी की एग्जांपल है, बिकॉज आर्मी इज मोर इन नंबर, सो पीपल वुड बी एबल टू रिलेट. आपको ये कैप्चर करनी है हिल एग्जांपल जी. अब मेरी यूनिट को टास्क मिला इस हिल को कैप्चर करना है. अब हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं, हम हेलीकॉप्टर से भी कमांडोज को गिरा सकते हैं, हम रात को रस्सी से भी ऊपर चढ़ सकते हैं.
हंड्रेड्स ऑफ, पहले हम आर्टिलरी गन से फायर करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, न्यूमरस ऑप्शन। इसके ऊपर एक डिस्कशन होता है, ऑल उसको हम वो करते हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एप्रिसिएशन कहते हैं उसको। तो हर मिशन का, हर एक्सरसाइज का एक एप्रिसिएशन टाइप बनता है, उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं, सारी ऑप्शंस ये की जाती हैं, प्रोज कॉन्स, स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट जो शॉर्ट बोलते हैं, हर उसका एवेल्युएट होता है। उसके बाद एक लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन निकलता है कि ये होना चाहिए। उसके बाद उस एक्शन को डिस्कस किया जाता है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आर नॉर्मल एंड विच इज एक्सेप्टेड इन द सर्विसेज। इफ योर सबॉर्डिनेट्स आर टेलिंग कि सर मेरे हिसाब से इसमें ये खतरा है, मेरे हिसाब से इसमें ये खतरा है, या इस प्लान के अंदर ये खामी है, ये खामी है, दे आर पॉइंटेड आउट in the mission planning room or in the rooms where the operations are being planned. But there is a difference now. The top man who is in charge of this thing listens to everybody and in the end will give a decision. Okay, I have heard all of you, this will happen this way, जो भी करेक्ट, वो एक डिसीजन अथॉरिटी है। उसके बाद जितने लोग उस कमरे में हैं, they will never question. वहां तक डेमोक्रेसी थी, उसके बाद एग्रीमेंट है। अब they will follow the leader. In the end, that plan may not go the way it was planned. In the end, इसमें से जो किसी की और ऑप्शन दी गई could have turned out be better. He will never open his mouth कि मैंने ऐसा बोला था, ऐसा न भी। This is what the difference in military leadership is. So let me ask you sir on this. ये बहुत आपने अच्छी बात की कि जब हम मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। बट माई क्वेश्चन आउट हियर इज, जैसे आपने बोला कि उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करता होगा, डज इट अफेक्ट अकाउंटेबिलिटी? सी, अनलाइक सिविल जहां आप काम कर रहे हैं, कल किसी को ऊपर लाके आपका सीईओ बना दो, सीएफओ बना दो, सीएक्सओ बना दो, फौज में ऐसा नहीं होता जी। You have to grow through the system, correct, through the ranks, and the person who is asking you the question, you have gone through that stage. ऐसा तो है नहीं कि कोई कैप्टन या मेजर या आपसे ब्रिगेडियर से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उस स्टेज से गुजरा नहीं है जी। His appreciation about his mindset is first hand. His appreciation of the challenges which the top leadership are projecting to him, which is not known to the union, is not known to them. In the end, the buck stops at him and he takes the complete responsibility in case the mission doesn't go well. That is the difference. There is no discharge in case of failure. हाँ, I was reading Field Marshal Cariapas in one conflict. Immediately, things didn't go well. He took the blame. But when things went good, he gave the credit to his people. Sully, आपने देखी होगी एक मूवी, he was an Air Force pilot. Wild geese went into his aeroplane immediately after getting airborne from Newark. He precisely had 204 seconds, this is little over 3 minutes. In those 3 minutes, you must read. Through your forum, I'll tell all people who want to learn leadership, please go through this case study. He, in this 3 minutes, calmed all his people, spoke to his co-pilot, tried to relight the engines, tried to carry out all the emergencies, called all the cabin crew and told them that we would be landing on a river. It was a cold January morning. The Hudson River was frozen. The air traffic control told them to divert to some other places, land back at Newark or go to LaGuardia. He refused. He said, I will land on Hudson River. He called up air traffic controllers to call up the disaster team. He called up the boats to be available. He called for the fire crash tenders. He called for hypothermia jackets and other things. In this 3 minutes, he briefed each and every cabin crew how to ditch the aeroplane, how to evacuate everybody safely, how to use oxygen in case of fire, what all actions are to be taken, how to brace up for an impact landing. And he, while flying through
high-rise towers and the bridges in New York, put down the aircraft smoothly on the river bed. He opened all the doors. He supervised the evacuation. He went around the aeroplane from top to bottom in the end to see that nobody is left, and he was the last person to leave this aeroplane. Thereafter, the inquiry sat. They tried to go thread bear by bear, which was shown in the movie. They tried to put blame on him. In the end, it was proven that was the best decision he took in that split second. And the credit, when it went to him, he said, "It is not mine, it is for my crew." So he brought all the air hostesses and the co-pilot in front to give them the credit. And like I was saying, this is leadership. तो सर यू डिफाइन लीडरशिप वेरी वेल एंड एटलीस्ट वेरी वेल मुझे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा बेटर क्लैरिटी थी क्योंकि नहीं मतलब बड़ी जल्दी हमें छोटी छोटी बातों की इस बात को लेके ना वो ईगो या एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं मेरे पास एक डेजिग्नेशन आ गया या पोजीशन आ गई एंड सो ऑन बट आई थिंक यू मेंशन वेरी वेरी वेल नाउ मेरा इसमें पहले एक सवाल था सर कि हाउ इम्पॉर्टेंट लीडर को एक जर्नलिस्ट नॉलेज होनी चाहिए एक डोमेन स्पेशलिस्ट नॉलेज होनी चाहिए एंड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ कोट व्हिच फील्ड मार्शल मानेकशॉ हैड सेड I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defense of the country can distinguish a mortar from a mortar, a gun from a howitzer, a gorilla from a gorilla, although a great many resemble the latter. So, defense is a very, very technical force. Right? Decisions are made on platforms and on multiple things because of geopolitics, because of obligations, because of finance, because of tech. Are the leaders who are not in uniform, are they leaders or are they managers? Do they understand the complexity or it's an unfortunate truth that it's compromised? See, you gave an example of General Manekshaw. After Second World War, the highest number of prisoners of war was taken in 1971 war, 93,000. 93,000, sir. When General Manekshaw, that time the army chief, Yeah. visited the prisoner of war camp, he went to every barrack where the Pakistani prisoners of war were kept. He saw the cleanliness of the toilets, their living conditions, and the food. He sat and tasted food as the Indian army chief in the prisoner of war camp. And there a Pakistani Subedar came to him. And this is through General Manekshaw. You can I've seen this video. कि साहब मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ. बोला हाँ कहिए. बोला साहब आज पता अगर हमारे पास ऐसे जनरल होते तो हम यहाँ ना होते. अब हमें समझ आया है कि भारतीय फौज इतनी अच्छी कैसे है. What your question is, अगर एज ए लीडर यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके जवान का जूता उसको कहाँ चुभ रहा है कि या जो ट्रेंच में लेटा है उसकी क्या दिक्कत है, then you, and if you don't do anything about it, you cease to be a leader. You cease to be a leader when you have no concern for your subordinates. Because on your command, that subordinate is willing to give his life for you. You have to emulate and he should have the confidence कि मुझे जीवन में अगर एक भी जवान देश के लिए शहीद होता है उसको हंसते हंसते जाता है, इस भाव से जाता है कि अगर मैं नहीं भी रहा तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पलटन है, मेरी कंपनी है, मेरी बटालियन है, मेरी रेजिमेंट है, जो मेरे जाने के बाद भी ये सेना है जो मेरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को, मेरे बच्चों की देखभाल करेगी. सर ही लुक्स वो देखता है अपनी लीडरशिप की तरफ. माय क्वेश्चन इज टू यू, तो डिफेंस जो फौज है वो भी तो देश के लिए दे रही है ना. अब डू यू सी दैट लीडरशिप कमिंग फ्रॉम द कंट्री? ये जो गैप है बिटवीन नेशनल लीडरशिप, सिविल लीडरशिप and एंड दिस, इसमें गैप काफ़ी बढ़ चुका है. किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी भी पॉलिटिशियन का कोई भी बच्चा फौज में नहीं है. वेरी लार्ज 99% नहीं है. करेक्ट. आई डोंट रिकॉल सर. नहीं है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म.
what is life in uniform because they have not seen, they have heard stories. A large, Do they visit, sir? they come. But see, when I visit for 1 hour, 2 hours, is different. When I live that life day in and day out, it is different. When I read or see a movie or hear a story, it is different. But when I narrated the Sully story to you, I as a pilot can visualize every second of it. And if as a leader I have to give a decision on an action which the Sully took, my decision would be very much well informed. So if you see American politics, German politics, Israeli politics, Russian politics, every senior person, commander, be it the defense minister, be it the prime minister, be it the president, at some stage has worn a uniform. The defense secretary of US has worn a uniform. Their vice president Vance has worn a uniform. Lots of American presidents in the past have worn uniform. In Israel, everybody has to We didn't have compulsorily even go. one. We didn't have even one defense minister जो कि यूनिफॉर्म से है. So And what I'm defense secretary saying, also. what I told you earlier, we need a change in the mindset. Till we have, जैसे आपने research and development का बोला, ऐसे ही to get the best military leadership out at the top level in this country, we need a mindset change. So मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल आपसे पूछा था, एंड कंसिडरिंग द टाइम, यू नो, कि आर वी रेडी एज एन ऑफेंसिव फोर्स. एंड मैं आपसे अभी इस जवाब की एकदम उम्मीद नहीं करूंगा, बट मैं जो समझा हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, एंड यू आंसर दैट. एक ऑफेंसिव फोर्स होने के लिए अच्छे लीडरशिप की जरूरत है. वी आर डेफिसिट ऑन लीडरशिप इन सम फॉर्म और द अदर इन टर्म्स ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते. अभी ऐसा है कि अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे अंडरस्टैंड. दे मे नॉट हैव ओन यूनिफॉर्म, दे मे नॉट हैव फिजिकली वर्कड इन ट्रेंचेस, बट द प्रेजेंट लीडरशिप अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर देन द पास्ट. They're more involved. More. This Ops Sindoor, every meeting and every briefing was done first hand with the top leadership. Every day, the sessions went marathon, laying out everything. But what my answer to your question is, this was a crisis kind of a solution, wherein they understood. But is it structurally designed that way? Is it required that in every calamity should we go ahead with this? The answer is no. We should have systems in place. We have created ones, but they are still deprived of the key military verticals at the correct places in my appreciation. I leave it at that. So थैंक्स अ लॉट फॉर दिस बिकॉज इट वाज फैंटास्टिक. मैंने बहुत से टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की आपके साथ, एंड आई नो आई कांट एसिमुलेट एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर यू नो इन योर ब्रिलियंट माइंड, बट मेरी कोशिश थी कि I try to cover multiple aspects of it in terms of the platforms, in terms of Air Force readiness, in terms of what's going wrong with the leadership, in terms of platforms of the future choice. And आपने सभी चीज़ों के लिए मेरे को बहुत ज्ञान दिया, and thanks a lot for all that and coming over, and Jai Hind sir for that. Thank you, Manas. Thank you. It's always a pleasure talking to you. Thank you, sir.